नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, जहां पर वाराणसी में प्रधानमंत्री ने आज नामांकन किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता प्रियम पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से बतौर प्रत्याशी अपना तीसरा नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया। उनके इस नामांकन पत्र दाखिल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा आरती करी, वहां पर जाके मां गंगा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद क्रूज के जरिए वो नमो घाट तक पहुंचे और वहां से फिर वो काल भैरव पहुंचे। काल भैरव चूंकि वहां का उनको कोतवाल कहा जाता है और किसी भी कार्य को करने के लिए पहले माना जाता है कि उनकी अनुमति ली जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना करी। उसके बाद वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। इस दौरान लाखों की संख्या में जो लोग थे वो उनका अभिवादन करते हुए नजर आए। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया था। तकरीबन 4 घंटे तक वो अपने लोगों के बीच में रहते और आज के इस नामांकन कार्यक्रम को बीजेपी ने ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए कई दिन पहले से तैयारियां करी थी, जो कि आज धरातल पर नजर भी आई। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं उत्तराखंड में पर्यावरण प्रेमी आंदोलन की मुहिम शुरू कर चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभयकांतोरा। इंडिया वॉइस की टीम पहुंची है खलंगा में। खलंगा देहरादून से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये डेन फॉरेस्ट का क्षेत्र है। डेन फॉरेस्ट क्षेत्र यानी जहां पर पूरी तरीके से पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ प्रकृति संरक्षण में है और इसे वो डेन फॉरेस्ट जिसकी पूरे रखरखाव का जिम्मा वन विभाग के पास होता है। ये साल का पूरा जंगल है। ये इसलिए इस समय चर्चा में आ रखा है कि यहाँ पर पेयजल विभाग का एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है। उस प्रोजेक्ट के चलते 2000 साल के पेड़ यहाँ पर काटे जाने हैं, यानी एक पेयजल का जो ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है वो यहाँ पर बनना है, ताकि उस प्लांट के जरिए देहरादून के जो पेयजल की जो समस्या है, जो निकट भविष्य में गंभीर होने वाली है, उसका निदान यहाँ पर हो सके। इसलिए अभी समय रहते उस प्लांट को यहाँ पर लगाया जा रहा है, जहाँ पर पानी का होगा, यहीं से पानी निकट भविष्य में देहरादून शहर के लिए सप्लाई होगा। और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर ही जगह चिन्हित की गई है। इस पर 2000 साल के पेड़ यहाँ पर कटना है और उसी का अब इन पेड़ों के कटने का जो विरोध है वो इन दिनों प्रदेश में सुर्खियों में यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इन फॉरेस्ट के क्षेत्र में जिस प्रकार से 2000 पेड़ एक साथ काटे जा रहे हैं उसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सालों तक ये पेड़ ये जंगल बनने में यहाँ पर जो समय लगा था, प्रकृति को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, उस प्रकृति को बचाने का काम कर रहे थे, पर्यावरण को संतुलित करने का काम कर रहे थे। और अब एक साथ 2000 पेड़ काटने के चलते कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कोई ऐसी दूसरी जगह चिन्हित की जाए जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, क्योंकि जंगलों का कटान होना जरूरी नहीं है, जंगलों को सुरक्षित रखने का काम यहाँ पर होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं कि हर पेड़ पर एक नंबर भी लगा हुआ है और उस नंबर के साथ एक रक्षा सूत्र जो कहते हैं, जो धागा होता है, वो रक्षा सूत्र का धागा भी यहाँ पर लोगों की तरफ से बांधा गया है कि उनकी तरफ से इन पेड़ों की रक्षा की जाएगी, इन्हें काटने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन का हर उस विरोध का, हर उस आदेश का विरोध यहाँ पर किया जाएगा जिन पेड़ों को कटान के लिए किया जा रहा है। तो हर उस चीज पर नंबर यहाँ पर लिखा गया है। अब ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इन पेड़ों के काटने से नंबर रखा गया, कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, कब ये पेड़ काटे जाएंगे उसकी तिथि तो निहित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से विरोध यहाँ पर हो रहा है वो सीधे तौर पर सरकार के लिए भी चिंता में विषय है। अगर सरकार इसी तरीके से जंगलों के कटान की ओर ध्यान देती रही तो फिर जो आबादी वाले क्षेत्रों में जो पानी समस्या तो दूर होगी, लेकिन जो पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ेगा उससे उत्तराखंड को बड़ा नुकसान हो सकता है। कैमरामैन इंडिया वॉइस, देहरादून, खलंगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। सोमवार शाम के समय देश की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब राजनीति का एक दिग्गज नेता लोगों के बीच नहीं रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का सोमवार शाम को अचानक निधन हो गया। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार बीते कई दिनों से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और बताया जा रहा है कि अस्पताल में कैंसर का इलाज उनका चल रहा था और कल शाम उनकी अचानक से मौत हो गई। इस मौत की खबर के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, मानो पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी हो। जैसे मौत की खबर लोगों ने सुनी, सभी लोगों ने अपनी अपनी तरह से उनको संवेदनाएं व्यक्त की। बेशक आपको बता दें कि जिस तरीके से राजनीति में
सुशील मोदी का जो अपना एक कद था और वो अपने अलग शख्सियत से जाने जाते थे, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी मौत के बाद राजनीति ने एक ऐसा चेहरा खो दिया जिसने बिहार में विकास की एक नई इबारत को लिखने का भी काम किया था। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं अमेठी में प्रियंका गांधी का दौरा रहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी संसदीय क्षेत्र अमेठी में लगातार दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो यहां से प्रत्याशी केएल शर्मा के लिए लगातार जनसभा कर रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां भी वो जा रही हैं उनका ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वहीं अपने संबोधन में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी में जो कुछ भी बना है वो कांग्रेस की धरोहर है। गांधी खानदान का अमेठी से पुराना रिश्ता रहा है। कहीं न कहीं इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियां जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगी हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो केएल शर्मा से लेकर अशोक गहलोत तक, वहीं महासचिव प्रियंका गांधी ये लगातार संसदीय क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं और लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी की तरफ से भी लगातार ये पूरी कोशिश की जा रही है कि दूसरी बार अमेठी में कमल खिलेगा। देखना ये होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो मेहनत है कितनी रंग लाती है, क्योंकि यहाँ पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होनी है। ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ अमेठी में कमल खिलता है या केएल शर्मा के जरिए कांग्रेस खोए हुए गढ़ को वापस ले पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। रायबरेली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का दौरा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में बड़े बड़े योद्धा चुनावी रण में देखने को मिल रहे हैं। बात करें रायबरेली की तो रायबरेली में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रही है और ऐसे में आज कांग्रेस प्रत्याशी यानी राहुल गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज रायबरेली के बछरावा विधानसभा सेंगो तमनपुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बातों ही बातों में मोदी सरकार के नोटबंदी से लेकर अन्य कई कानून पर जमकर उनको घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ऐसे में कहीं न कहीं लोगों के हित में नहीं है और इस बार ये परीक्षा की घड़ी है जब कांग्रेस को जिताना है और राहुल गांधी को रायबरेली से जिताकर भेजना है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बताया कि रायबरेली जो है वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़े हैं। तो ऐसे में इस बार राहुल गांधी को यानी 2024 लोकसभा में राहुल गांधी को रायबरेली से जिताकर रायबरेली की विरासत को बरकरार रखना है और ऐसे में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए रायबरेली की कर्मभूमि बताया कांग्रेस की। तो ऐसे में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनावी रण में चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो और ऐसे में बड़े बड़े पुरोधा अपने पार्टी को जिताने को लेकर जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा, यानी 20 मई को जनता किसके पक्ष में वोट करेगी ये आने वाला समय तय करेगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बेग। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी में अवध राज्य बनाने की घोषणा कर दी। चुनावी प्रचार के दौरान मायावती ने कहा कि अगर केंद्र में उनकी सत्ता आई तो यूपी में अवध राज्य बनाया जाएगा। फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती 2011 में यूपी को 4 राज्यों में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन इस बार बसपा प्रमुख मायावती के इस बयान को सियासी फायदे के रूप में देखा जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर ताल ठोक रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ, रायबरेली, अमेठी समेत कई जिलों में प्रत्याशियों को जिताने के लिए
चुनाव प्रचार कर रही। इस चुनाव प्रचार के दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वह अवध को नया राज्य बनाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अलग राज्य बन जाने से जनता को सहूलियतें होंगी और यूपी का विकास भी होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान को सियासी फायदे के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा की नया डूबती दिख रही है, उसमें अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए यह शिगुफा छोड़ा गया है। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती 2011 में यूपी की मुख्यमंत्री थी। उस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी को 4 राज्यों में पुनर्गठन करने का प्रस्ताव पारित किया था, यानी कि पश्चिम, मध्य, पूर्वी और साथ ही साथ अवध क्षेत्र को अलग राज्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ, अमल में नहीं लाया जा सका। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने अवध को नया राज्य बनाने की घोषणा किया है, इससे लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख की पार्टी बसपा को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, यह समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। चुनाव के दौरान हुई मारपीट में दलित बीएसपी नेता की हुई मौत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आसिफ बेग। लोकसभा के चौथे चरण के मतदान के दौरान बीजेपी का सपोर्ट न करने पर दलित बीएसपी नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं मृतक की पत्नी और बेटे ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान के दौरान हरदोई में बीएसपी नेता यदुनंदन मतदान कराने में जुटा था, पुलिस एजेंट भी बना हुआ था। आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उसे बीजेपी का सपोर्ट करने को कहा, जिस पर यदुनंदन ने साफ तौर पर मना कर दिया। मना करने के बाद बीजेपी नेताओं और दलित बीएसपी नेता यदुनंदन के बीच तनातनी हुई। मतदान खत्म होने के बाद यदुनंदन घर की तरफ जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उसे लाठी डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया। यही नहीं, जब उसकी पत्नी बचाने पहुंची तो उसे भी मारा पीटा गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जिस पुलिस को उसके बेटे ने वीडियो भी दिखाया। लेकिन आरोप है कि जबरन पुलिस ने मार पिटाई का यह वीडियो डिलीट करवा दिया। आनन फानन में यदुनंदन को लखनऊ लाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दलित बीएसपी नेता यदुनंदन की मौत के बाद ट्रामा सेंटर में बीएसपी नेताओं की भीड़ भी जमा हो गई। लेकिन जिस तरह से यदुनंदन की पिटाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, इससे कहीं न कहीं सियासी गलियारे में हलचल पर बढ़ गई है और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। हालांकि हरदोई के गनापुर थाना क्षेत्र में हुई घटना से राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है और साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी का सपोर्ट नहीं करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और पत्नी ने भी बीजेपी नेताओं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अब पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह तफ्तीश का निर्देश देते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आजम खान की सुनवाई हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रपत्र मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया। दरअसल
निचली अदालत से इस मामले में आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे को सज़ा सुनाई गई थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील के जरिए चुनौती दी गई थी। इस मामले में लंबी सुनवाई हुई, पिछली तारीखों पर भी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी। जहां सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, वहीं आजम खां के वकीलों ने भी अपनी दलीलें पेश की। उस सुनवाई के बाद आज फिर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और जब पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अब फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो ये साफ हो पाएगा कि इसमें आजम खां को कितनी राहत मिली है या उनकी मुश्किलें इसी तरह से बरकरार रहेंगी। फिलहाल वो जेल में हैं, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब हाई कोर्ट में जो सुनवाई की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई थी। अब इंतज़ार है कि हाई कोर्ट जब अपना फैसला सुनाएगा तो फिलहाल दोनों पक्षों की जो दलीलें उन्हें सुनने के बाद किसके पक्ष में फैसला आएगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में रामदेव को लेकर सुनवाई हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेदिक की ओर से भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज से फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की योग के प्रति योगदान को लेकर भी तारीफ की। इसके अलावा एक नसीहत भी दी कि उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल सही दिशा में करना चाहिए। केस की सुनवाई होने पर सीनियर वकील बलबीर सिंह ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच से कहा कि पतंजलि ने टीवी चैनलों को लिखा है कि इन पर अभी भी पतंजलि के विज्ञापन चल रहे हैं। आखिर अदालत ने पतंजलि से पूछा कि आखिर उनके पास उत्पादकों का कितना स्टॉक है जिन पर उन्होंने रोक लगा रखी है। केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव की उस मांग को भी स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी की छूट की मांग कही थी। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि बाबा रामदेव का बहुत प्रभाव है, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बाबा रामदेव के योग के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि बाबा रामदेव के योग के लिए किया जा रहा है और अच्छी बात है, लेकिन पतंजलि उत्पादकों का मामला अलग है। इसके साथ ही बाबा रामदेव बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अब मानना के मामले में फैसला रिजर्व रख लिया है। इस केस की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर 4 हॉस्पिटल को बड़ी धमकी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को एक बार फिर से अस्पताल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। जी हां, जैसे ही अस्पतालों में बम से उड़ाने की धमकी मिली, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हड़कंप का माहौल बन गया। तमाम अस्पतालों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि दिल्ली में आज एक बार फिर से अलग अलग इलाकों में अस्पतालों में धमकी भरा ईमेल आया, जिसमें उत्तर पश्चिम दिल्ली का दीपचंद बंधु अस्पताल, तो वहीं पूर्वी दिल्ली का जीटीबी अस्पताल, दाबड़ी का दादादेव हॉस्पिटल ये शामिल रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी रविवार को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अस्पतालों को टारगेट किया गया था और उस समय भी दिल्ली के कई अस्पतालों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था, जिसमें ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आज एक बार फिर से अस्पतालों को टारगेट किया गया और इन अस्पतालों में धमकी भरा मेल भेजा गया, जिसके बाद अस्पताल में तमाम सुरक्षा एजेंसी मसलन दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, बॉम्ब स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची और तलाशी अभियान में जुट गई। हालांकि तलाशी अभियान में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके धमकी भरे मेल आ रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद उड़ाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि अस्पतालों के बाद एक बार फिर से तिहाड़ जेल को भी एक जो है धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इससे पहले दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में भी इसी तरह की धमकी भरी मेल बम से उड़ाने की भेज दी गई थी, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पर फुलाने का काम कर रहा है। खैर, अब सुरक्षा एजेंसी की प्राथमिकता यह है कि उस लोग को टारगेट करना, ट्रैक करना जिसने ये धमकी भरा मेल भेजा है। इंडिया वॉइस, दिल्ली। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी नागरिक पकड़ा गया है। कौन है ये चीनी नागरिक? इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता। सिद्धार्थनगर जिले के लीला डिहवा बॉर्डर के पास से एक चाइनीज व्यक्ति को पकड़ा गया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA
का जवान चीनी नागरिक बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, अयोध्या की रैकिंग कर रहा था। एसटीएफ और आईबी की टीम पूछताछ करने के लिए सिद्धार्थनगर पहुंची और इसे एसएसबी और पुलिस की टीम ने जो है लीला डिहवा बॉर्डर के पास से 4 दिन पहले गिरफ्तार किया और एसटीएफ की टीम उसे पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ। ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के लीला डिहवा बॉर्डर का है, जहां एसएसबी ने इस चीनी नागरिक को पकड़ा है और इसे जेल भेज दिया। मामला सिद्धार्थनगर जिले के लीला डिहवा बॉर्डर का है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया चीनी नागरिक निकला जासूस। अब उससे एसटीएफ ने पूछताछ की तो पता चला कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का जवान है, जो कि चीनी नागरिक बताया जा रहा है। कई दिनों से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, अयोध्या की रैकिंग कर रहा था और इसे गिरफ्तार करके इसे पूछताछ में सही पता चला, खुलासा हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। बुलंदशहर से एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ खास है इस वीडियो में, बता रहे हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर के एक सरकारी अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लाइट जाने के बाद फोन की टॉर्च से इलाज करते हुए डॉक्टर नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के बाबू बनारसी दास चिकित्सालय का है, जहां पर यह वीडियो बताया जा रहा है कि रात को लाइट जाने के बाद जो मरीज आए थे उनका मोबाइल की टॉर्च से इलाज किया जा रहा है। यह वीडियो किसी मरीज के परिजनों ने बना लिया और फिर इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरजेंसी लाइट जाने के बाद कोई फॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से लाइट नहीं आई। फिलहाल इस मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मगर स्वास्थ्य विभाग पर एक सवाल खड़ा होता है कि 24 घंटे अस्पताल में लाइट आती है और अचानक लाइट, जब मरीज आते हैं उनका इलाज होता है, लाइट चली जाती है और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। तो वहीं लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है पूरा मामला, खबर क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता अमान। उत्तर प्रदेश यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, यूपी एसटीएफ ने एक ऑनलाइन ठगी करने वाले व्यक्ति मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद दानिश जो ऑनलाइन ठगी करने का जो उसका अपना तरीका था, वो बताया जा रहा है इंस्टाग्राम पे जो आईडी बना के लोगों से ठगी करता था। वहीं इंस्टाग्राम आईडी पे जो यूजर्स थे, जो ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाले लोग थे, उन लोगों को बेवकूफ बनाता था। बेवकूफ बनाने के बाद काफी पैसे, मोटे पैसे, यूं कहा जाए तो बड़ी रकम उन लोगों से ऐंठ लिया करता था। यूपी एसटीएफ को यह कामयाबी लखनऊ के इंदिरा नगर में, जहां पे एक उनका मोहम्मद दानिश अपना ऑफिस बनाया हुआ था, जहां से ये पूरे कारोबार का संचालन करता था। वहीं आपको बता दें, जो साइबर ठग हैं, जो देश और विदेशों में जो सक्रिय रहते हैं, कहीं ना कहीं हमीरपुर में पुलिस ने 3 आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। शासन के निर्देश पर आज हमीरपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को सामने मिली है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का, जहां 4 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और वहीं उनके जो 3 प्लाट हैं और एक ईंट भट्टा और 4 वाहनों को सीज किया गया और उन पर नोटिस भी चस्पा किया गया। और ये पूरी कार्रवाई हमीरपुर जिला अधिकारी राहुल पांडे के आदेश पर हुई है। और वहाँ पर जो ईंट भट्टा और प्लाट में जब नोटिस चस्पा की गई तो भारी पुलिस बल और सदर सीओ, सदर एसडीएम वहाँ मौजूद रहे हैं। और इसके बाद जो उनके प्लाट हैं और ईंट भट्टा है और जो 4 उनके वाहन हैं, उस पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसके बाद जो ये अपराधी हैं, ये चारों अपराधी, इनके आसपास जनपदों पर 1 दर्जन के ऊपर मुकदमे भी पंजीकृत हैं। तो उसी को लेकर आज हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता। तो वहीं हापुड़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र के NH 9 पर देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ है।
आपको बता दें, इस सड़क हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, कार सवार 7 युवक गाजियाबाद के लौनी के रहने वाले थे और लौनी गाजियाबाद से नैनीताल कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही ये कार सवार युवक NH9 पर गल कोतवाली क्षेत्र में पहुंचते हैं, तभी कार अनियंत्रित हो जाती है और डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ चली जाती है और वहां से गुजर रहे ट्रक से टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गंभीर रूप से घायल को मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। बदायूं में एक प्रेमी को बड़ी सजा मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विजय कुमार। कि प्रेमी को काला मुंह कर जूतों की माला पहनाने का मामला बदायूं से सामने आया है। वहीं आपको बता दें, ये सनसनीखेज वारदात बदायूं जनपद के फैजगंज भेटा की बताई जा रही है, जिसमें एक शादीशुदा महिला के प्रेमी को काला मुंह कर जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया है। ये तालिबानी सजा का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि बदायूं जनपद के फैजगंज भेटा से एक युवक के साथ अमानवीयता का मामला सामने आया है। वहीं गांव के कुछ लोगों ने युवक को पीटा और उसको जूतों की माला पहनाकर काला मुंह करके पूरे गांव में घुमाया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बदायूं ने पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि ये मामला 6 माह पहले भागी हुई युवती फिर से जब गांव में आई तो उसके प्रेमी को गांव के ही 4 लोगों ने पकड़कर मुंह काला किया और जूतों की माला पहनाकर पेशाब पिलाने की वारदात को अंजाम दिया और ये तालिबानी सजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। मैनपुरी में जमकर लाठी डंडे चले हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। पुरी के थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में लाठी डंडे लोहे की सरियों रोडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उनके गांव के ही रहने वाले लोगों से उनका मामूली विवाद हो गया था। ट्रैक्टर मोड़ने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। लाठी डंडे चलने में 6 लोग सत्येंद्र कुमार के परिवार के लोग घायल हो गए। उनके भाई की हालत सीरियस बनी हुई है, जिसको सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया गया। सत्येंद्र कुमार आज एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद बताया कि दूसरे पक्ष की मदद जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनके द्वारा की जा रही है और कोई बड़ा विवाद भी नहीं हुआ था। सीमेंट से भरा हुआ ट्रोला जो ट्रैक्टर था वो मुड़ रहा था, जिसको मुड़वाने के लिए ही कार सुनी हो गई और मामूली विवाद को लेकर तुरंत लाठी डंडे चलना शुरू हो गए। लाठी डंडे चलने से दोनों पक्षों की ओर से तो ईंट पत्थर चलाए गए, लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें 6 लोग से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार तो करा दिया गया है, मगर पुलिस द्वारा अभी तक दबंगों की ओर विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है। दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की मांग करते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सभी घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है, तो वहीं घायल जो सीरियस हो गया था उसको सैफई पीजीआई भेज दिया गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस